के मौके पर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर आर्थिक हालात खराब करने के आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आरबीआई दफ्तर का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे और वहां पहुंचकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस पहले से मुस्तैद थी। बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड के ऊपर चढ़कर ही हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे कुछ लोगों ने हाथों में डमी नोटों की गड्डियां ले रखी थी, जिन्हें उड़ाकर उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। यहाँ पर इनका सवाल ये है कि मोदी सरकार अगर इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो 3 साल पूरे होने पर नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मना रही है। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। भारी भीड़ को देखते हुए डीटीसी की एक बस भी मंगवाई गई और कई प्रदर्शनकारियों को जबरन उसमें बिठाया गया। कुछ लोग तो आसानी से काबू में आ गए, लेकिन बाकी लोगों को बस में बिठाने की कोशिश में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के बहाने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबको हमें लंदन भेज रहा है पार्सल करवा के। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी। उधर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट के जरिए नोटबंदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी ने 3 साल पहले उठाए गए कदम को बिल्कुल सही ठहराया। और नोटबंदी तो एक अच्छा कदम था। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको दिक्कत हुई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद भीड़ ने हंगामा कर दिया। एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में बस पलट गई, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां लोग इकट्ठा हो गए और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए। काफी कोशिश के बाद लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। আজকের অ্যাক্সিডেন্টে আমরা এখনো আমাদের টিম কাজ করে যাচ্ছে। 47 জন 47 অলরেডি ভর্তি আছে। इस दौरान वहां पुलिस के देरी से पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। हंगामा बढ़ता देख कुछ और पुलिस वालों को वहां बुलाया गया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो हंगामा करते रहे। कुछ देर बाद लोगों ने बीच सड़क पर लकड़ियां रखकर उनमें आग लगा दी और प्रदर्शन करने लगे। लोगों का ये प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा, जबकि पुलिस तमाशबीन बनी रही। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के विंटो शहर में प्रदर्शनकारियों ने महिला मेयर को बंधक बनाकर उनके साथ बदसलूकी की। वहां राष्ट्रपति के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए। उन्होंने वहां की मेयर को बंधक बना लिया। प्रदर्शनकारियों ने मेयर को लड़के की मौत का जिम्मेदार बताते हुए उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। भीड़ ने मेयर के चेहरे को लाल रंग से पोत दिया और सड़क पर ही उनके बाल काटने शुरू कर दिए। भीड़ ने मेयर को वहीं अपना इस्तीफा लिखने पर भी मजबूर कर दिया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के दफ्तर में हमला कर दिया और वहां आग लगा दी, जिसके बाद उन्होंने दफ्तर में मौजूद मेयर को बंधक बना लिया और उन पर अपना गुस्सा उतारने लगे। इस दौरान उन्होंने मेयर को सड़कों पर घुमाया और उनके साथ बदसलूकी की। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको भीड़ के कब्जे से छुड़ाया, जिसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अयोध्या केस में फैसला आने से पहले राजस्थान के सिकंदरा में पत्थर तराशने वाले कारीगरों में काफी उत्साह है। लंबे समय से ये कारीगर राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों को तलाशने का काम कर रहे थे और अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी को करीब आता देख कारीगरों ने पत्थरों को तराशने का काम और तेज कर दिया। तमाम जो यहाँ पर पिलर्स हैं, खंबे हैं, वो राम मंदिर निर्माण के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि न केवल पुरुष कारीगर बल्कि जो महिला कारीगर हैं वो भी बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम दे रही हैं। कारीगरों ने दावा किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बिना पैसे लिए राम मंदिर के निर्माण में लगने वाले पत्थरों को तराशने का काम करेंगे। यहाँ से बना करके माल भेजेंगे, हम खुद भी काम करने जाएंगे। राम मंदिर जाएंगे, पॉलिश करेंगे, फ्री में करेंगे, कुछ पैसा ऐसे कुछ नहीं लेंगे हम। सिकंदरा के पत्थर व्यापारियों ने इच्छा जताई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में उन्हीं के कारीगरों की तरफ से तराशा गया पहला पत्थर लगाया जाए। तो राम लिखा जाएगा तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो यहाँ के कारीगर के नाम से लिखा गया। हमारी आस्था भी यही है कि सिकंदरा के जो कारीगर हैं वो ही जाके उसमें कुछ करे। जापान के टोटोरी शहर में एक केकड़ा 33 लाख रुपए में बिका, जिसे दुनिया का सबसे महंगा केकड़ा बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि खास किस्म का ये केकड़ा जापान के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है
और इसे स्नो क्रैब के नाम से जाना जाता है। जापान में हर साल सर्दियों के मौसम में सी फूड की नीलामी की जाती है और इस बार की नीलामी में एक स्नो क्रैब के लिए $46,000 यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 33 लाख की बोली लगाई गई। इस केकड़े का वजन 1 किलो 200 ग्राम था, जो सामान्य केकड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इससे पहले सबसे महंगा स्नो क्रैब पिछले साल नीलाम हुआ था और तब उसके लिए 13 लाख रुपए की बोली लगी थी। पंजाब के फरीदकोट से खबर, जहां कुछ किसान पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने के बजाय इसे बेचकर कमाई कर रहे हैं। बिजली पैदा करने वाली कंपनी बिजली बनाने के लिए पराली खरीद रही है और किसान 53 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली बेच रहे हैं। बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे पर इसकी एक झलक दिखाई पड़ी, जहां किसानों ने खेत में पड़ी पराली को इकट्ठा किया और फिर उसे ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर बिजली कंपनी को बेचने निकल पड़े। मैं इस वक्त पंजाब के फरीदकोट में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा खेतों में धान की फसल कटने के बाद जो ये पराली पड़ी है, इसको किसान ने जलाया नहीं है। पराली बेचने का काम तेजी से फैल रहा है। किसानों का दावा है कि पराली अब उनके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। पराली का बहुत बढ़िया प्रदूषण नहीं बन रहा है, पराली का बहुत कमाई हो रही है। 1 महीने का हमको 17,000 रुपया देते हैं और 2 महीने का हमारा कनेक्ट हुआ है, 2 महीने का 1,40,000। सुरक्षा बल ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पीओके में उसकी 2 चौकियां तबाह कर दी। इस गोलीबारी में पाकिस्तान के 2 जवान भी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान की फायरिंग में एक भारतीय जवान भी शहीद हुआ है। बेंगलुरु में कुछ डॉक्टरों ने एक अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। इन डॉक्टरों ने मरीज के रिश्तेदारों पर मारपीट का आरोप लगाया। कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत पर जताई खुशी। हालांकि वो अपने 100वें T20 मैच में शतक पूरा नहीं कर सके, जिसका उन्हें अफसोस है। अच्छा शुरुआत करना जरूरी था, थोड़ा दुखी हूं क्योंकि आउट हो गया खराब टाइम पर। किंग्स 11 टीम के मालिक निस वाडिया ने आईपीएल में मैच से पहले राष्ट्रगान बजाने की मांग की। उन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को एक खत लिखकर यह प्रस्ताव दिया। यूपी के वाराणसी में कुछ छात्रों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास के बाहर गाना गाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संस्कृत विभाग में अल्पसंख्यक समुदाय के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से नाराज थे, जिसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने कुलपति आवास के बाहर बैठकर ढोल मंजीरे की थाप पर गाना गाया। यही नहीं, उन छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। हंगामा कर रहे छात्रों ने संस्कृत विभाग में मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। संस्कृत भाषा में एक अयोग्य व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है, पैसा रुपया लेकर के। जबकि संस्कृत विभाग के अध्यक्ष ने दावा किया कि नियुक्ति में सभी नियमों के दायरे में किया गया है। चयन समिति, सिलेक्शन समिति विधि नियमानुसार सिलेक्शन की है। अब ये लड़के हैं उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। इस तरह का इनको आंदोलन नहीं करना चाहिए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट की घटना में वकीलों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये एफआईआर डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ हुई मारपीट के मामले में दर्ज की जा सकती है। आरोप है कि 30 हजारी कोर्ट में हिंसक झड़प के दौरान वकीलों की भीड़ ने डीसीपी मोनिका भारद्वाज पर हमला किया था, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ दिखा कि कोर्ट में आगजनी के दौरान डीसीपी मोनिका भारद्वाज और कुछ पुलिस वालों को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। इसी वीडियो में एक जगह कई वकील उनसे मारपीट करते हुए नजर आए। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की। एक अलग सेपरेट एफआईआर की जाए, ना कि इसको क्लब किया जाए बाकी एफआईआर्स के साथ, और इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। इस वीडियो को एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह ने भी सही बताया। इस मामले में हाईकोर्ट ने उनके ट्रांसफर के आदेश दिए हैं। हालांकि उनका कहना है कि 30 हजारी कोर्ट की घटना में पुलिस की तरफ से हमला नहीं हुआ था। उनके हाथों में बेल्ट, डंडा सब कुछ था और वो पीटने के लिए उतारू थे और पीट भी रहे थे, लेकिन हमने संयम बरता क्योंकि हमें लगा कि अगर हम भी उन्हीं की तरह एजिटेट होकर रिएक्ट करेंगे तो मामला और तूल पकड़ेगा। डीसीपी मोनिका भारद्वाज के साथ हुई मारपीट के कई वीडियो ऐसे भी हैं जिनमें उन्हें वकीलों के आगे हाथ जोड़ते हुए भी देखा गया। इन सभी वीडियोस की जांच शुरू हो गई है। एसआईटी के पास ये जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं इनको इकट्ठा किया जा रहा है और जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई करने की बात की जा रही है।
ब्राजील में एक हमलावर ने दुकान में घुसकर एक आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। वो आदमी दुकान में बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी हेलमेट पहने एक बदमाश वहां पहुंचा और दुकान में बैठे आदमी पर चाकू से हमला कर दिया। इससे पहले दुकान के अंदर कुछ लोग बैठे दिखे, तभी बाइक सवार 2 लोग भी वहां पहुंच गए। उनमें एक तेजी से दुकान के अंदर घुसा और वहां बैठे आदमी पर हमला कर दिया। वो आदमी जब तक संभलता, हमलावर ने उस पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। जमीन पर गिरे आदमी ने बचने की भरपूर कोशिश की। झड़प के दौरान हमलावर के हाथ से चाकू छूट गया, लेकिन उसने चाकू को दोबारा उठाया और घायल आदमी पर एक और वार कर दिया। तभी वहां एक महिला अचानक से सामने आई और उसने अपनी पिस्तौल निकालते हुए हमलावर पर गोली चला दी। गोली लगते ही हमलावर नीचे गिर पड़ा, जबकि हमलावर का बाइक पर सवार साथी भी वहां से भाग निकला। हालांकि हमलावर के घायल होने के बाद भी महिला ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसकी तरफ अपनी पिस्तौल ताने रखी। महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए बीजेपी और शिवसेना की 25 साल पुरानी दोस्ती टूटने के कगार पर पहुंच गई है। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले बीजेपी की तरफ से सुलह की जो कोशिश थी वो कई बार की गई, लेकिन शिवसेना टस से मस नहीं हुई और महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर अड़ी रही। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता ढूंढने के लिए मातोश्री में एक बैठक भी हुई। चल रहा है काम, क्या काम चल रहा है? जोर से चल रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट मिलते ही शिवसेना ने इस मामले को केंद्र और महाराष्ट्र की लड़ाई बना दिया, जिसमें एनसीपी ने भी उसका साथ दिया। महाराष्ट्र कभी नहीं झुकेगा, ना झुक रहा है, आपने देखा होगा। शिवसेना ये बात अच्छे से समझती है कि बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसने अपने विधायकों पर पहरा कड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, मुंबई के जिस रंगशादा होटल में शिवसेना के सारे विधायक ठहरे थे, वहां देर रात आदित्य ठाकरे उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने बीच का रास्ता निकालने के लिए उद्धव ठाकरे से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। मुख्यमंत्री के पेच को लेकर के अब बीजेपी और शिवसेना दोनों के बीच में तल्खी इतनी बढ़ चुकी है कि आज रात तक अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का खतरा बढ़ जाएगा। एक दिन पहले बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद शिवसेना के तेवर और तीखे हो गए। चर्चा है कि जल्द ही कोई रास्ता नहीं निकला तो शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 74 रन बनाने के साथ ही स्मृति मंधाना 2000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया उन्होंने। इसके साथ ही स्मृति सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। उन्होंने ये कारनामा अपने 91वें वनडे मैच में हासिल किया। स्मृति अब तक 51 मैचों की 51 पारियों में 2025 रन बना चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 17 अर्धशतक भी जड़े। वहीं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को 2000 रनों का आंकड़ा छूने के लिए 53 वनडे मैच खेलने पड़े थे। हालांकि सबसे तेज 2000 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम है, जिन्होंने 48 मैचों में ये कारनामा कर दिखाया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी का दौर जारी रहा। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दी। हालात ऐसे बन गए कि बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से खुदाई करने वाली मशीन को रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने के काम में लगाना पड़ा। कई जगह तो 1 फीट से 1.5 फीट तक बर्फ की परत सड़क पर जमी दिखी, जिसे हटाने में काफी परेशानी भी पेश आई। बर्फ में फंसे लोगों का रेस्क्यू प्रशासन की ओर से किया गया। मौसम विभाग ने कुल्लू समेत हिमाचल के कई इलाकों में अगले 48 घंटे में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से सैलानियों और वहां रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते वहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन में टूट पड़ गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस पर मनमानी करने का आरोप लगाया और महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। जीतन राम मांझी ने बताया कि उनकी पार्टी बिहार और झारखंड में अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सब लोगों ने एक मत से राय दिया कि हम लोगों को
अलग चुनाव लड़ने के लिए फैसला करना चाहिए और कहा कि 2020 का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में बिखराव की बात को सिरे से खारिज कर दिया और जीतन राम मांझी के साथ होने का दावा किया। जीतन राम मांझी जी का बयान हमेशा आपने देखा है, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे। मांझी जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं और रहेंगे। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने के फैसले के बाद जेडीयू को चुटकी लेने का मौका मिल गया। जेडीयू ने दावा किया कि ये महागठबंधन स्वार्थ के लिए बना था। महागठबंधन में तो जीतन राम मांझी अपना बेटा को एमएलसी बनाने के लिए गए थे, उनका तक काम पूरा हो गया। एक्टर आशुतोष राणा की किताब राम राज्य जल्द ही रिलीज होगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आशुतोष राणा ने अयोध्या को विवाद की जगह नहीं बल्कि समस्या के समाधान की जगह बताया। अयोध्या के फैसले का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है और इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा, जो किताब लिख रहे हैं राम राज्य। राम राज्य आपकी जो किताब है, अयोध्या के फैसले का दुनिया इंतजार कर रही है, क्या आपका मतलब कथानक थीम क्या है? देखिए, राम राज और राम राज्य, इन दोनों के शाब्दिक अर्थ बड़े अलग अलग होते हैं। जहाँ पे राज में व्यक्ति प्रमुख होता है, वहीं राज्य में व्यवस्था प्रमुख हो जाती है। जहाँ पे राज में चरण प्रमुख होते हैं, राज्य में आचरण प्रमुख हो जाते हैं। तो हमारी जो किताब है, या परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जो इच्छा थी, या जो वो चाहते थे कि राम राज्य की स्थापना हो, यानी जहाँ पे व्यक्ति के ना रहने के बाद भी व्यवस्था और विचारों के माध्यम से पूरा का पूरा अवाम, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा राष्ट्र बहुत सुचारू रूप से सृजनात्मक तरीके से सकारात्मक मार्ग पे चलते हुए सृजन के मार्ग पे बढ़ता है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी कोशिश हमने अपनी इस किताब में की है। मतलब इसमें आपकी जो किताब है और अयोध्या, मतलब एक ऐसा विषय होता है पूरे देश में सालों से विवाद चल रहा है, कोई सल्यूशन, कोई हल आपकी किताब देगी? मेरा तो ये मानना है कि अयोध्या जो है वो विवाद का विषय नहीं है। अयोध्या तो विवाद समाप्ति का स्थान है, क्योंकि कोई भी मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारे हो, ये हमारे और आपके समाधान के केंद्र हुआ करते हैं, ये समस्याओं के केंद्र नहीं हुआ करते। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपना 92वां जन्मदिन मनाया। इस पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत कई नेताओं ने इस मौके पर उन्हें जाकर घर उनके बधाई दी। गोवा सरकार ने अयोध्या पर आने वाले फैसले से पहले राज्य में धारा 144 लगा दी। ये धारा अगले 30 दिन तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना इजाजत लाउडस्पीकर और नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को ओलंपिक्स के लिए एक और कोटा हासिल हुआ। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चिंकी यादव ने ये कामयाबी हासिल की। हालांकि फाइनल में वो 6ठे नंबर पर रही। यूपी के बलिया में कुछ लोगों ने एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के एक कर्मचारी की पिटाई कर दी। बताया गया कि सिर्फ 1 रुपए के लिए उस आदमी और कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। कुछ देर बाद उस आदमी ने अपने साथियों को भी वहां बुला लिया और हेलमेट से उस कर्मचारी पर हमला कर दिया। इस दौरान वहां आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत करवाया। बाद में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। 4-5 व्यक्ति को लेकर आया, हमारे साथ लूटपाट करने की नियत से आया, हमारे साथ मारपीट करने लगा। अयोध्या केस में फैसला आने से पहले वहां के अधिकारी अब पूरी तरह से गांव-गांव घूमकर लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में आने पर शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। कोर्ट से आने वाले फैसले को देखते हुए अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी गांव में जाकर वहां के लोगों को किसी भी हाल में शांति बनाए रखने के लिए समझाते हुए नजर आए। किसी तरह का फैसला के बाद कोई विजय जुलूस, ये सब चीजें नहीं होगी, नहीं निकलेंगी। ठीक, सोशल साइट्स जैसे व्हाट्सएप, जो हमारे युवा लोग हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन चीजों पर कोई भी भड़काऊ मैसेज जो किसी की भावनाओं को आहत करे, वो नहीं भेजना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। पुलिस के अधिकारियों ने इलाके के लोगों को भरोसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बैंक, कार्यालय सब खुले रहेंगे, बाजार खुले रहेंगे, कहीं कहीं किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सुरक्षा हमारे हाथ है, आप सुरक्षित हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये है, धारा 144 लगी हुई है। अयोध्या केस में फैसला आने से पहले वहां की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है।
राम जन्मभूमि जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो सभी वाहनों की चेकिंग कराई जा रही है। जो लोग जा रहे हैं उनकी जो डिग्गियां हैं उसको चेक किया जा रहा है। पंजाब के डेरा बाबा नानक में हुई भारी बारिश ने पंजाब सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। डेरा बाबा नानक में ही पंजाब सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनवाई है, जहां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है और पीएम मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक दिन पहले हुई बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि पंजाब सरकार के जरिए बनवाई गई भव्य टेंट सिटी में बारिश का पानी भर गया। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को खाना खिलाने के लिए बनाए गए लंगर हॉल और धार्मिक कामों के लिए बनाए गए पंडालों में भी 1 से 2 फीट तक पानी जमा हो गया। बदलते मौसम ने सारी तैयारियों पर पानी फेर के रख दिया है। यहाँ पर पंडाल लगाया गया था जिसमें अलग अलग ब्लॉक बनाए गए थे, वो पूरी तरह से इस समय पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। हालात इस कदर बिगड़े कि कई कार्यक्रमों की जगहों को बदलना पड़ा। इस दौरान वहां सुरक्षा में लगा एक हेलीकॉप्टर भी टेंट सिटी के ऊपर मंडराता नजर आया। हालांकि प्रशासन ने वक्त पर सब कुछ ठीक कर लेने का दावा किया। इराक की राजधानी बगदाद में सुरक्षा बल की फायरिंग में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 50 के करीब लोग जख्मी हो गए। ये लोग वहां बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन लोगों को आगे से बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद वहां दहशत मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पूरे इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। गोलियों के शिकार लोग सड़क पर गिरते हुए दिखाई दिए। सुरक्षा बल की इस हिंसक कार्रवाई में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने शहर के तमाम रास्तों और पुलों को बंद कर दिया था, लेकिन इस कदम के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और रास्तों को खोलने की कोशिश करने लगे। गुस्साए लोगों ने बैरिकेड के दूसरे तरफ मौजूद सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई। कांग्रेस नेता हुसैन दिलवई ने महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। हम बनाएंगे सरकार बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनेगी तो दूसरी बीजेपी के सिवाय सरकार बनेगी। बीजेपी के कई लोग अभी हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं, वो वापसी की बात कर रहे हैं। बिहार में जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर अपनी बात थोपने का आरोप लगाया और साथ ही झारखंड में सभी सीटों पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही। हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे और 2020 के जो चुनाव होगा हम अकेले लड़ेंगे। हरियाणा सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों के 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट की जांच करेगी। सीबीआई की जांच में एक फर्जी बोर्ड का मामला सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। इंग्लैंड ने चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 76 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की ये सीरीज फिलहाल 2-2 से बराबर हो गई। मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए, लेकिन इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 165 रनों पर ही आउट हो गई। खालिस्तान समर्थकों की एक ऐप के जरिए 2020 रेफरेंडम के लिए समर्थन जुटाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर डाले गए इस ऐप पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि 2020 सिख रेफरेंडम नाम का ये ऐप युवाओं को बरगलाने के लिए बनाया गया है। 2020 रेफरेंडम की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए खालिस्तान समर्थक इस ऐप का सहारा ले रहे हैं और उन्हें इस साजिश में पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान माना जा रहा है कि जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और ये तमाम प्रचार जो है वो अमेरिका में खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस ऐप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गूगल प्ले स्टोर से हटाने की मांग की। साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी पाकिस्तान की साजिश को तुरंत नाकाम करने के लिए केंद्र से अपील की। मैंने आज ही आईटी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है, होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और गूगल से बात कर गूगल प्ले स्टोर से इसको हटाया जाए। बताया गया कि ये ऐप अमेरिका से ऑपरेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस तरह का ऐप डाले जाने से सिख समुदाय में नाराजगी है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि एक हफ्ते में कुल मिलाकर 50 मिनट दौड़ने से लोगों की उम्र बढ़ सकती है। इस रिसर्च को उन लोगों के लिए काफी अहम माना जा रहा है जो कसरत करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि रिसर्च का दावा है कि ऐसे लोग हर हफ्ते कुल मिलाकर 50 मिनट दौड़ने से ही खुद को फिट रख सकते हैं। इस रिसर्च में दौड़ने को सबसे अच्छी कसरत बताया गया और इससे कई बीमारियों के दूर होने का भी दावा किया गया। कम एक्टिविटी होने से
हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, मोटापा, पार्किंसंस, मेंटल बीमारियां, ये सब के रिस्क बढ़ जाते हैं। रिसर्च में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ज्यादा देर तक दौड़ने से कुछ खास फायदे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी धीमी रफ्तार में हर हफ्ते कुल मिलाकर 50 मिनट ही दौड़ लगाए तो वो उस आदमी के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होगा जो तेज रफ्तार में ज्यादा देर तक दौड़ता है। यानी रिसर्च ये दावा करता है कि कम दौड़ने से उम्र बढ़ने की गारंटी तो है, लेकिन ज्यादा दौड़ने से भी उम्र बढ़े ये जरूरी नहीं। और ये दावा लाखों लोगों पर रिसर्च करने के बाद ही किया गया। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने ये रिसर्च 2,30,000 लोगों पर की जिनकी उम्र 5 से 35 साल के बीच थी। इन लोगों पर रिसर्च करने के बाद ये दावा किया गया कि दौड़ने की आदत उनकी उम्र को बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए लोगों के दौड़ने की रफ्तार 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होनी चाहिए। साथ ही रिसर्च में दावा भी किया गया कि दौड़ने से कैंसर और दिल की बीमारियों से मौत होने का रिस्क भी कम हो जाता है। दिल्ली से बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने से पहले पाकिस्तान पर साजिश करने का आरोप लगाया और इसकी सजा भुगतने की चेतावनी भी दी। जो भी देश नुकसान करेगा, गुरु नानक के नाम लेवा, गुरु नानक का नाम लेके उनके नाम पे कॉरिडोर बना के बेड़ा गर्क हो जाएगा और हो सकता प्रलय आ जाए। फंड की कमी से जूझ रही कांग्रेस ने लोकसभा और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च किए। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने लोकसभा और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 820 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 2014 में हुए चुनाव खर्च के मुकाबले 300 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जो ब्यौरा दिया उसमें यह भी बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को 856 करोड़ रुपए चंदे में मिले थे, जिनमें 626 करोड़ प्रचार और 194 करोड़ उम्मीदवारों पर खर्च किए गए, जबकि राहुल गांधी की हवाई यात्रा पर करीब 40 करोड़ का खर्च आया। हालांकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट देर से भेजी है। वहीं बीजेपी ने अब तक लोकसभा चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है। अयोध्या मामले में फैसले से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से की मुलाकात। खबरें हैं कि इस मुलाकात में मुख्य न्यायाधीश ने अयोध्या में अभी कैसे हालात हैं और लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जानकारी ली और साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी ओपी सिंह को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। ये निर्देश क्या है इस पर फिलहाल तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबर ये है कि इस मुलाकात में सुरक्षा के इंतजामों पर चर्चा हुई। इसके बाद मुख्य सचिव आर के तिवारी ने भी भरोसा दिया कि राज्य में सुरक्षा के हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात पर वो कुछ नहीं बोले। लेवल ऑफ अरेंजमेंट क्या है सर? जो भी आवश्यक है उस लेवल की सारी तैयारी कर ली गई है। अभी आपकी मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस के साथ, तो क्या निर्देश दिए हैं या किस तरीके की बातें हुई? नहीं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि गहरी नींद से 30% तक टेंशन कम हो सकती है। रिसर्च में बताया गया है कि दुनिया भर में लोगों के नींद लेने का समय तेजी से घटता जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक है। रिसर्च में ये दावा भी किया गया कि कम नींद लोगों को गुस्सैल और चिड़चिड़ा बना रही है, जिसका सीधा असर उनके सोचने की ताकत पर पड़ रहा है। हालांकि इस तनाव को गहरी नींद लेकर खत्म किया जा सकता है। रिसर्च के मुताबिक गहरी नींद से 30% तक टेंशन कम की जा सकती है और इससे सोचने की ताकत को भी बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के इस रिसर्च के मुताबिक गहरी नींद के दौरान शरीर और दिमाग पूरी तरह आराम करते हैं। इससे दिमाग में बुरे ख्याल आने बंद हो जाते हैं और चेहरे से तनाव भी गायब हो जाता है। हालांकि रिसर्च में इस बात को भी अहम बताया गया है कि लोगों के लिए गहरी और लंबी नींद लेना आसान नहीं है। काम की बोझ की वजह से लोग गहरी नींद लेने से बचते हैं और ये समस्या हर देश में है। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में करीब 10 करोड़ लोग नींद न आने के शिकार हैं। चौंकाने का दावा यह भी है कि दुनिया भर में कम नींद लेने वाले देशों में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि चीन में सबसे ज्यादा लोग नींद न आने के शिकार हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस को भी उसके विधायकों के टूटने का डर सताने लगा और इसके बाद शिवसेना के नक्शे कदम पर चलते हुए पार्टी ने अपने विधायकों की भी सुरक्षा कड़ी कर दी और कांग्रेस ने अपने सभी 44 विधायकों को जयपुर शिफ्ट करने का फैसला किया।
कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है। इसीलिए पार्टी के सभी विधायकों को एक साथ एक जगह रखने का फैसला किया गया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा पार्टी को जयपुर सबसे सुरक्षित जगह लगी और पार्टी ने सभी विधायकों के वहां ठहरने का इंतजाम किया और जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र लौटने की बात कही। हम सब विधायक जयपुर इकट्ठा होने की बात सोचे, उसी से हम लोग गवर्नर जी के कामकाज के ऊपर और राज्य की सरकार के ऊपर हम नजर बना के रखेंगे। केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला लिया, जिसके बाद राहुल गांधी के घर के बाहर अब सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। बताया गया कि राहुल गांधी ने एसपीजी सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। एसपीजी का कवर गांधी परिवार के जिन 3 सदस्यों के ऊपर से हटाया गया, उनमें से एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। अब ये समझना जरूरी है कि आखिरकार किस आधार पर एसपीजी ने अपना कवर हटाया है। जो रिपोर्ट आला अधिकारियों को एसपीजी ने दी है, उसके मुताबिक पिछले 10 सालों के दौरान 30 बार से भी ज्यादा सिर्फ राहुल गांधी ने ही बिना बताए एसपीजी को अलग अलग जगहों पे यात्रा की थी और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसके अलावा कई बार बुलेट प्रूफ व्हीकल भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम आपको बताते हैं कि क्या बदलाव होगा यहाँ पर एसपीजी कवर हट जाने के बाद। इस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर तैनाती होगी। इससे पहले एसपीजी के जवानों की तैनाती यहाँ पर होती थी राहुल गांधी के घर के आसपास, और अब ये Z++ श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर तैनात होगी, और जिसमें सीआरपीएफ के और अन्य अर्धसैनिक बलों के स्पेशलाइज्ड ट्रेंड कमांडो होंगे जो इस पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। वहीं 10 जनपद में सोनिया गांधी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी सुरक्षा को भी हटाया जाएगा। सोनिया गांधी के घर के बाहर भी अब सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। सोनिया गांधी के घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से चेंज ओवर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सीआरपीएफ के अधिकारी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। एसपीजी प्रोटेक्टी सोनिया गांधी हैं और अब उनका एसपीजी कवर हटा लिया गया है, जिसे लेकर जो सीआरपी के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जो सुरक्षा कवर Z+ कैटेगरी का मिलेगा सोनिया गांधी को वो सीआरपीएफ को प्रोवाइड करना है। इसलिए उनके अधिकारी सुरक्षा ज़रूरतों को समझने के लिए जो चेंज ओवर प्रोसेस है एसपीजी से सुरक्षा को सीआरपी के हाथ मिलेगी, वो पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब ये तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देखिए जो सीआरपी के जवान हैं वो कुछ जवान अब सीआरपी के तैनात हैं सोनिया गांधी के घर के गेट पर, और कुछ अभी भी एसपीजी की सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। ये धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया के तहत एसपीजी से पूरा सुरक्षा कवर सीआरपी के जवानों को लेना है,